नमस्कार। चलिए आज हम भारत की उन जीवन रेखाओं की कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि इस देश की आत्मा है, इसकी नदियां। सदियों से इन्होंने हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य को गढ़ा है। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। दुनिया भर में मानव सभ्यता का भाग्य, उसकी किस्मत नदियों के किनारे ही लिखी गई है। कभी सोचिएगा, अगर ये नदियां न होतीं तो आज दुनिया का नक्शा कैसा होता? ये स्लाइड इस बात को और भी साफ कर देती है। भारत की कहानी कोई अलग नहीं है, चाहे वो सिंधु घाटी हो, मिस्र हो या मेसोपोटामिया। हर महान सभ्यता एक नदी के किनारे ही पली बढ़ी। इससे ये पता चलता है कि नदियां ही तो सभ्यताओं का पालना रही हैं। तो चलिए अब वापस भारत पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि कैसे इन नदियों ने इस धरती की कहानी को गढ़ा है। प्राचीन भारत की तो पूरी नींव ही नदियों पर रखी गई थी। ये सिर्फ पीने के पानी का जरिया नहीं थी, इन्होंने खेतों को सींचा, व्यापार के लिए रास्ते खोले और हमारी आस्था और संस्कृति का केंद्र बन गई। अच्छा, तो भारत की नदियों को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बेसिक चीज समझनी होगी। देश की दो महान नदी प्रणालियां जो इसे भौगोलिक रूप से एक तरह से बांटती हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है और इसे समझना जरूरी है। हिमालय से निकलने वाली नदियां ग्लेशियरों के पिघलने से बनती हैं, मतलब उनमें साल भर पानी रहता है, ये 12 मासी है। दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए वे मौसमी होती हैं। ये छोटा सा अंतर उनके पूरे कैरेक्टर को ही बदल देता है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं उत्तर से और हिमालय से निकलने वाली इन 3 शक्तिशाली नदी प्रणालियों को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विशाल सिंधु सिस्टम की, जो तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों से निकलती है। इसकी 5 बड़ी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज इस पूरे इलाके को जिंदगी देती हैं। भारत में ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों से होकर गुजरती है। तो सिंधु सिर्फ एक नदी नहीं है, इसकी एक जियोपॉलिटिकल अहमियत भी है। 1960 की सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को कंट्रोल करती है। इस संधि के तहत पूर्वी नदियां यानी रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत के हिस्से में आता है। अब आते हैं गंगा पर, जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की पहचान है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अपने सफर के अंत में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। और इसीलिए गंगा सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला हुआ है और ये 5 राज्यों से होकर बहती है, जो इसकी सांस्कृतिक और आर्थिक पहुंच को दिखाता है। और फिर आती है ब्रह्मपुत्र, एक ऐसी नदी जो अपना नाम और अपना रूप दोनों बदलती रहती है। तिब्बत में इसे त्सांगपो कहते हैं, अरुणाचल में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना। ये अपने साथ इतनी ज्यादा गाद यानी सिल्ट लेकर आती है, जो इसके शक्तिशाली और थोड़े जंगली स्वभाव का प्रतीक है। तो अब हिमालय के बर्फीले पहाड़ों को पीछे छोड़कर हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ और प्रायद्वीप की उन नदियों को समझते हैं जो मानसून की बारिश के साथ ही जीती और सांस लेती हैं। यहाँ सबसे पहले नजर डालते हैं उन बड़ी नदियों पर जो पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, जो खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है गोदावरी का। इसका विशाल आकार और सांस्कृतिक महत्व इतना ज्यादा है कि इसे सम्मान से दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका नदी बेसिन भी सबसे बड़ा है। हाँ, गोदावरी के अलावा कृष्णा, कावेरी और महानदी जैसी दूसरी अहम नदियां भी हैं, जो पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलकर इस पूरे क्षेत्र को और भी समृद्ध बनाती हैं। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों से बिल्कुल अलग कुछ बड़ी नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती। इन नदियों का भूगोल बिल्कुल अलग है। ये भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, जो जमीन में बनी गहरी दरारें होती हैं, और इसी अनोखी बनावट की वजह से ये पूर्व की नदियों की तरह डेल्टा नहीं बना पाती। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को आज के दौर में लेकर आते हैं और देखते हैं कि इन प्राचीन जीवन रेखाओं की भूमिका आज के आधुनिक भारत में कैसे बदल गई है।
ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि नदियों के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदला है। जहां पुराने जमाने में हम सीधे सीधे बाढ़ से होने वाली खेती और ट्रांसपोर्ट के लिए इन पर निर्भर थे, वहीं आज हम टेक्नोलॉजी से इन्हें मैनेज करते हैं, पनबिजली बनाने से लेकर नहरों के जरिए सिंचाई करने तक। लेकिन इस आधुनिक विकास की एक भारी कीमत भी है। आज हमारी ये जीवन रेखाएं नदी प्रदूषण, पानी के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, बांधों से होने वाले विस्थापन और क्लाइमेट चेंज जैसी बहुत गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है, जिन नदियों ने हमारी सभ्यता को जन्म दिया और उसे पाला पोसा, क्या हम उनके भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे? क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि उनका भविष्य ही हमारा भविष्य